पीडीएफ में अपना नाम देके सर काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है अभी तो, क्योंकि सर मैं ये लास्ट 3 ईयर से वेट कर रहा था। अभिषेक, अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी हमें बताओ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं प्रीलिम्स का अलग से पढ़ाई करता था और मेंस को मैंने नेगलेक्ट कर रखा था, तो जिसके कारण मैं पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सका। हमें इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए, मतलब एक टॉपिक ले लिया है ना, और एक टारगेट डिसाइड कर लिया कि इतने दिन में हमें ये थीम कंप्लीट करना है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने एम प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा था, तो उसमें मुझे वीकली टारगेट्स मिलते थे। तो सर मंडे टू फ्राइडे हमें टारगेट्स दे रहा था कि इतना पढ़ना है। एंथ्रोपोलॉजी की भी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बता दो आप। सर आपका यहाँ पे पहला बैच था, तो मैंने उसको ऑफलाइन ज्वाइन किया था और उसमें मैं डेली क्लास अटेंड करता था, और जो उसमें डेली आंसर राइटिंग के लिए दिया था टारगेट, उसको मैं कंप्लीट करता था। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ अभिषेक कुमार हैं। इन्होंने 650 रैंक यूपीएससी सीएससी में हासिल की है, और आज इनसे जानते हैं इनकी स्ट्रेटजी, हाउ ही अचीव्ड दिस सक्सेस। सो अभिषेक, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। तो अभिषेक, कैसा महसूस कर रहे हो, सबसे पहले तो ये बताओ। सर पीडीएफ में अपना नाम देके सर काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है अभी तो, क्योंकि सर मैं ये लास्ट 3 ईयर से वेट कर रहा था। जैसा कि मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और मैंने फाइनली तीसरा अटेम्प्ट में 650 रैंक हासिल किया है। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभिषेक, अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी हमें बताओ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। सर मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं प्रीलिम्स का अलग से पढ़ाई करता था और मेंस को मैंने नेगलेक्ट कर रखा था, तो जिसके कारण मैं पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सका। तो सर मैंने अपनी उन गलतियों से सीखा और दूसरे अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ इंटीग्रेट किया। सर इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि जैसे सर प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने एम प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा था, तो उसमें मुझे वीकली टारगेट्स मिलते थे। तो सर मंडे टू फ्राइडे हमें टारगेट्स दे रहा था कि इतना पढ़ना है। उसमें मैं सर जो भी टॉपिक्स होते थे डेली के, उसको मैं पढ़ता था। उसके पीवाईक्यूज करते थे, प्रीलिम्स के लिए हो या फिर सर मेंस के लिए हो, और साथ ही सर सैटरडे को हमको उसको रिवाइज करना होता था, और फाइनली संडे के दिन दोनों पेपर होते थे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। तो सर एक तरीके से सर ये मेरा जून से लेके जनवरी लास्ट तक ये इंटीग्रेटेड फेज चला है। तो इस बीच मेरा जो प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक का पोर्शन था वो भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो गया, और मेंस का भी मेरा अच्छे से प्रैक्टिस हो सका। वेरी नाइस। सो बेसिकली हमें इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए, मतलब एक टॉपिक ले लिया, यस सर, है ना, और एक टारगेट डिसाइड कर लिया कि इतने दिन में हमें ये थीम कंप्लीट करना है, और उसके ऊपर हमने सारे पीवाईक्यू प्रीलिम्स के भी लगा लिए और मेंस के भी लगा लिए। यस सर। तो बेसिकली मेंस से आपको लाइन ऑफ थॉट मिल जाता है, और प्रीलिम्स वाले पीवाईक्यू से आपको थोड़े से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और ये कुछ मिल जाता है। यस सर। तो जो पीवाईक्यूज जो आपने देखे उसमें जैसे मान लिया एक तो ऑप्शन जो कि करेक्ट आंसर है, उसके अलावा 3 और ऑप्शंस होते हैं, आपने उनके ऊपर भी फोकस किया था। यस सर, इसमें यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जो ऑप्शन सही हो रहा है उसको तो सभी पढ़ते हैं, जो 3 ऑप्शन बच जाते हैं उनके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर उस ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन के आ जाए, और ऐसा कई बार हुआ भी है। तो सर उन 3 ऑप्शंस के बारे में अच्छे से हमें पढ़ने की जरूरत है, चाहे हम गूगल का यूज़ करें, फिर चैट जीपीटी का भी मैंने काफ़ी यूज़ किया था इसमें। और दूसरा सर, जो यूपीएससी का लैंग्वेज है प्रीवियस ईयर का, उसको भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लैंग्वेज से हमें पता चलेगा कि यूपीएससी जो एग्जामिनर है वो कैसे पेपर सेट कर रहा है, उसका माइंड सेट हम समझ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी हेल्पफुल होता है रियल एग्जाम में। एक तो अभिषेक ने बताया, यू कैन नॉट एस्केप टेक्नोलॉजी। Yes sir. You need to make technology your part, but don't be over dependent Yes, on sir. technology also. Yes sir. ठीक है, तो अभिषेक बेसिकली फोकस कर रहा है कि पीवाईक्यू जो है उसके थ्रू आप स्टैटिक को स्ट्रेंथन कर लो, और अगर आपका स्टैटिक स्ट्रेंथन हो जाता है तो आपके चांसेस हैं कि आप प्रीलिम्स इजीली निकाल दोगे। Yes sir. अच्छा, आप डेली आंसर राइटिंग करते थे और वीकली टेस्ट लिखते थे मेंस के लिए। Yes sir. सर एम में यहाँ था कि हमें डेली 5 क्वेश्चन मिलते थे असाइनमेंट के रूप में, उससे हमारा स्टैटिक का जो नोट्स हुआ प्रिपेयर करना था वो प्रिपेयर हो जाता था, साथ ही हम उसके बारे में रिसर्च करके लिखते थे। तो इससे क्या हुआ कि सर डेली 5 क्वेश्चन लिख रहे हैं और लास्ट में हमें सॉल्यूशन मिलता था, तो उससे हम वैल्यू एडिशन भी करते थे। इसके बाद से संडे को जो टेस्ट लिखते थे, जो हमने मंडे टू फ्राइडे किया है उस सिलेबस का पेपर होता था, तो उससे सर 2 बार रिवीजन हो जा रहा था, तो लास्ट तक सर काफ़ी बार रिवीजन हो गया था स्टैटिक का मेनली। रिवीजन
जो है वो काफ़ी की रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल स्कोर में। यस सर। यूपीएससी में सर रिवीजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और बिना हमें अपने एक तो रिसोर्सेस लिमिटेड रखने हैं, और उसको जितनी बार मल्टीपल रिविजन्स कर सकें वो काफ़ी अच्छा होगा। तो इसको हम कहें कि रट्टा मार रहे थे या फिर क्या आप नहीं कहोगे? सर, रट्टा मारना इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें रिसोर्सेस को लिमिटेड करके उसको बार बार पढ़ना है। तो क्योंकि सर हम अगर एक बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो जब मल्टीपल रिवीजन करते हैं तो हम काफ़ी डायमेंशंस में सोच सकते हैं। तो वो डायमेंशंस आप पीवाईक्यू से निकालते थे, कहाँ से मिलती थी आपको सर डायमेंशंस? पीवाईक्यू से ही मिलती थी। उसमें हम यह समझ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा हमें टाइम देना है, और साथ ही इसके अलावा किस डेप्थ तक जाना है, यह भी प्रीवियस ईयर से ही पता चलता था। चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, चाहे वो मेंस के लिए हो, वो इक्वली। ठीक है। तो आपने मेंस की जो तैयारी थी यस सर। वो कितने दिन में पूरी कर ली थी? मतलब जो पूरा मेंस का सिलेबस आपने कितने दिन में पूरा कर लिया था? सर देखा जाए तो सर मैं जून से स्टार्ट किया था, तो जनवरी तक सर 6 से 7 महीने अच्छे से मैंने मेंस के मेरे पास सारे सब्जेक्ट। एम के साथ आपने तैयारी? यस सर। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मेरे पास सारे सब्जेक्ट के नोट्स टॉपिक वाइज मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो आफ्टर प्रीलिम्स जैसे रिजल्ट आया, उसके बाद मैं उसी नोट्स को रिवाइज करके फिर टेस्ट लिखता था, जो भी यहाँ कोचिंग में टेस्ट दिया जाता है वीकली या फिर। ठीक है। अब मेंस में दो क्रिटिकल एस्पेक्ट हैं, तीन आई वुड से। एक आपका होता है कि ऐसे, दूसरा एथिक्स, और तीसरा ऑप्शनल। अब इन तीनों के बारे में भी अपनी थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताओ आप हमसे। सर ऐसे के लिए मैंने मोस्टली ये तो देखा है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, और सर ऐसे गाइडेंस प्रोग्राम है नेक्स्ट आईएएस में, तो मैम वो लेक्चर्स लेती थी, तो उसके जो लेक्चर्स 2-3 लेक्चर्स थे उसको मैंने अटेंड किया था। तो एक वहाँ से एक आइडिया लगा कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, वहाँ वहाँ के लिए कैसे कंटेंट कलेक्ट करना है, क्योंकि हम जीएस में पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट चीज़ें वही यूज करनी है अगर अगर हम सेपरेट करके वो चीज़ें कलेक्ट कर लें। तो ऐसे में मैंने यही किया कि जो जीएस में कंटेंट है उसको मैंने कुछ नोट्स बना लिए थे कि मुझे ये एग्जांपल्स, जैसे सर हिस्ट्री से अगर एग्जांपल्स यूज करने हैं तो मैं उस चीज़ को कलेक्ट कर रखा था ये जगह। और दूसरा सर एसएम में मैंने जीएस4 का भी काफ़ी यूज किया है, जो जीएस4 का नॉलेज था, लाइक सर जो कोई थिंकर्स का अगर थॉट है या फिर कोट्स हैं, उसको भी मैं इंटीग्रेट करता था एसएम में। तो फाइनली सर मेरा एसए के लिए यही स्टडी था जो मैम ने गाइडेंस दिया था। उसके अलावा ये जो मैं कंटेंट कलेक्ट किए हैं, और इसके अलावा सर मैंने टेस्ट भी लिखे थे काफ़ी सारे दोनों अटेम्प्ट में। वेरी गुड। तो आपने इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच बेसिकली फॉलो की। यस सर। तो ये इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच को सीखने में एंथ्रोपोलॉजी का कितना रोल था आपकी लाइफ में? सर इसका तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है ओवरऑल देखा जाए तो उसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी से ही काफ़ी कुछ मैंने सीखा है, और लाइक सर एसए और जीएस4 जो है उसको मैंने इंटीग्रेट किया, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल हुआ। और इसके अलावा सर जीएस2 और जीएस4 भी काफ़ी ओवरलैप करता है। तो बेसिकली आपने जो एंथ्रोपोलॉजी की जो होलिस्टिक अप्रोच है यस सर। वो आपने जीएस के अंदर यूज कर ली। यस सर। ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी की भी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बता दो आप। सर मैं 2022 में आया था, और अपने बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे आया था। तो सर आपका यहाँ पे पहला बैच था, तो मैंने उसको ऑफलाइन ज्वाइन किया था, और उसमें मैं डेली क्लास अटेंड करता था, और जो उसमें डेली आंसर राइटिंग के लिए दिया था टारगेट, उसको मैं कंप्लीट करता था। साथ ही सर आप जो भी पढ़ाए रहते थे क्लास में, उसका ये रहता था कि सर उसका सिनॉप्सिस बना के आना है नेक्स्ट क्लास में। तो इससे क्या हुआ सर, रिवीजन हो जाता था मल्टीपल टाइम, और फिर उसके बाद सर जब क्लासेस खत्म हो गई तो टेस्ट भी स्टार्ट हुए थे, तो मैंने टेस्ट लिखे एंथ्रो के लिए। इसके अलावा सर मैंने एक काम और किया है, मैंने खुद से अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जो क्लास नोट्स थे उसको इंटीग्रेट करते हुए, और जो टॉपर्स के नोट्स थे उनसे मैंने वैलिडेशन की काफ़ी कुछ किया। तो सर एक तरीके से सर क्लास करने के बाद मैंने 3-4 महीने में ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो मेरे पास सर ऑलरेडी हर टॉपिक पे 2 पेजर 3 पेजर जो भी कंटेंट रिक्वायरमेंट होती थी, उस हिसाब से मेरे पास हर टॉपिक पे नोट्स अवेलेबल थे। तो सर काफ़ी हेल्पफुल हुआ मेंस टाइम, क्योंकि सर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में काफ़ी कम टाइम होता है। तो उस टाइम मेरा मोस्टली फोकस ये रहता था कि मैं प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करूं, और जितना ज़्यादा हो सके उतना टेस्ट लिखूं। वेरी नाइस। तो जो आंसर राइटिंग है उसका कितना रोल आप देखते हो पूरे मेंस के प्रिपरेशन में? सर आंसर राइटिंग देखा जाए तो सबसे ऊपर है, क्योंकि अगर मेंस में हमें 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना है, और
अच्छे क्वालिटी के साथ लिखना है। हम सारे क्वेश्चन तो अच्छे नहीं लिख सकते, बट सर प्रयास ये रहता है कि 80-90% जो क्वेश्चन हैं उसको हम अबव एवरेज कंटेंट वहाँ पे लिख के आएँ। इसमें सर यही है कि अगर हम प्रैक्टिस किए रहेंगे पहले से तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाएँगे, क्योंकि हमारा माइंड उस कम टाइम कंस्ट्रेंट में सोचना सीखेगा, कैसे सोचना है उस टाइम, और पेपर को कंप्लीट भी करना है। तो आंसर राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस जर्नी में। So basically, having the knowledge Yes, sir. or having conceptual clarity is one thing, and the ability to express that is altogether a different thing. Yes, sir. And that has to be acquired. You Yes, need sir. to learn through answer writing, Yes, sir. through daily practice. Yes, sir. That you want to convey. Yes, sir. Very nice. इस एग्जाम की जो जर्नी रही आपकी, जो 3 साल की जर्नी, इसमें सबसे टफेस्ट फेज कौन सा था? सर इस एग्जाम में सबसे टफेस्ट फेज तो सर सारे हैं, बट सर अगर एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर प्रीलिम्स मुझे काफ़ी टफ लगता था, क्योंकि तीनों साल में आपको प्रीलिम्स, यस सर, मैं सबसे बर्डनसम टाइम आपको प्रीलिम्स का लगता था? यस सर, क्योंकि उसमें सर ये होता था कि हम कॉन्फिडेंटली नहीं आ सकते कि हम इसको क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि उस दिन हम कैसे हमारा माइंड परफॉर्म कर रहा है उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। 2 घंटा ही डिसाइड करता है Yes, कि sir. क्या होगा आपके Yes, sir. साथ। तो मैं तीनों साल काफ़ी डरा हुआ था प्रीलिम्स के टाइम। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्वालिफाई नहीं कर सका, लेकिन सर जो गलती किया था मैंने उसको मैंने सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में यह कोशिश किया कि मुझे काम रहना है उस 2 घंटे में, क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो सभी के लिए डिफिकल्ट है। तो सर एक तरीके से सर अगर काम माइंड से अगर हम पेपर को पढ़ेंगे और हमने साल भर मेहनत किया है, प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को फॉलो किया है ऑनेस्टली, तो सर हम उस प्रोसेस में अगर रहे हैं तो ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा, पहला अटेम्प्ट जब दिया था, कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम पे सबसे ज़्यादा था? यस सर। या तीसरे अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा? सर जब पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था तो मैं जस्ट कॉलेज से आया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था। लाइक ये था कि मैंने सीसैट पढ़ा तक नहीं, देखा तक नहीं कि सिलेबस में है क्या, और जीएस के लिए मैंने काफ़ी पढ़ा है, मतलब सर काफ़ी बार रिवीजन किया था, बट सर एक जो सही डायरेक्शन होनी चाहिए उसको मैं मिस कर रहा था। तो नतीजा यहाँ हुआ सर 2023 में पेपर भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, और उस टाइम में ना तो मेरा जीएस क्वालिफाई कर सका मैं और ना तो सीसैट। तो उसके बाद से सर मैं थोड़ा सा ग्राउंडेड हो गया और मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से रीप्लान किया, और फाइनली सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। अच्छा, कोई नया बच्चा अगर आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, तो उसको क्या कहना चाहोगे, कैसे तैयारी शुरू करे और क्या करे और क्या वो ना करे? सबसे पहले ये बताओ वो क्या ना करे और क्या वो करे, बस 2-2, 3-3 पॉइंट्स। सर एक तो हमें अपनी जो स्ट्रेटजी है अपने अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, ना कि किसी टॉपर्स को देख के, या फिर सर अगर कोई गाइड भी कर रहा है, हमें सुनना सबकी है, बट हमें यह देखना है कि हमारे ऊपर क्या सूट करेगा। तो एक तो उसको सर देखना चाहिए, लोग ये चीज़ें काफ़ी डाइवर्ट हो जाते हैं देख के। दूसरा सर सिलेबस और प्रीवियस ईयर को अपने पूरे प्रिपरेशन में साथ में लेके चलना है। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर को साथ लेके चलेंगे उतना आप एग्जाम के करीब जाएंगे। और तीसरा सर स्टैटिक को काफ़ी लोग निगलेक्ट कर देते हैं, उसमें हमें यह इंश्योर करना, जो भी स्टैटिक में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट काफ़ी वेटेज है प्रीलिम्स में खासकर, और मेंस के लिए अलग से जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो इसको नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गलती कर रहे हैं एग्जाम में, वहाँ पे जो हमारे कंपटीटर हैं वो जरूर सही करके आएंगे, तो हम रेस से ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। तो हमें यह इंश्योर करना है कि उस चीज़ को हम जो हमारी गलतियाँ हो रही हैं उसको हमको एग्जाम से पहले रेक्टिफाई करना है। और चौथा सर करंट अफेयर्स को भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, मेरा मानना यह है। खासकर सर न्यूज़पेपर को डेली पढ़ना चाहिए। और स्टार्टिंग होता है सर कि 3 आवर्स 2 आवर्स लोग दे रहे हैं, तो इतना भी नहीं देना है, बट टाइम के साथ हमें उसको 40-45 मिनट्स में कंप्लीट करना है, सिलेक्टिव पढ़ना जो भी एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। और साथ ही सर कोई भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट का सर मंथली मैगजीन या फिर सर ईयरली कंपाइलेशन, यदि उसको हम देखे रहेंगे तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई पिछले वर्षों में कौन सी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं अगर जो भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, वेरी नाइस। आपका रोल मॉडल कौन था जब आप तैयारी में आए थे? तो सर इसमें सर मैं अपने भैया को मानता हूँ, क्योंकि उनका भी सपना था सिविल सर्विसेज मानने का, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, वो सबसे बड़े बेटे थे, तो एक तरीके जो वो नहीं कर पाए, उनको मैं देखता हूँ कैसे फैमिली को साथ लेके चलते हैं और कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, और मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है हर एक स्टेज में।
और हमेशा मोटिवेट किया है। तो सर मैं भैया को काफ़ी हद तक मानता हूँ कि सर उनको देख के मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ। तो अपनी सफलता का क्रेडिट आप अपने भैया को देना यस सर, चाहोगे? भैया और सिस्टर इन लॉ का भी उसमें इक्वली रोल है। वेरी नाइस, यस सर। बहुत अच्छी बात है आपकी, आप अपने परिवार को इतना श्रेय देते हैं। वेरी नाइस। अच्छा अभिषेक, तो आप सिंपली ये कहना चाह रहे हो कि जो प्रीलिम्स की जो तैयारी है यस उसके लिए और मेंस की तैयारी के लिए आपने पीवाईक्यूज का बहुत सारा लिया। पीवाईक्यूज के थ्रू बेसिकली आप उनको यूज कर रहे हो, पीवाईक्यूज को, to look at the syllabus, to understand the syllabus, to understand what kind of questions can be asked. यस सर। So basically you are using PYQs as a lens to look forward even in the current affairs so that you can predict what kind of questions can be asked. यस सर। Right? यस You सर। are taking the language of UPSC and you are trying to think through that language यस सर। while you walk through the current affairs. यस सर। Is that correct? यस सर। So basically जो भी बच्चा तैयारी करना शुरू करे वो अगर उसको करना है तो पहले तो अपना एक टारगेट बनाए, यस सर। उस टारगेट के हिसाब से वो देखना शुरू करे कि मुझे ये सिलेबस कितने दिन में पूरा करना है। यस सर। उस टारगेटेड सिलेबस के ऊपर पहले वो पढ़ाई करे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करे, फिर उसके वो पीवाईक्यूज करे, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। यस सर। और वो पीवाईक्यूज करने के बाद एक बार फिर से देख ले उसी सिलेबस को, ताकि समझ में आ जाए कि कितना समझा और कितना नहीं समझा, यस सर। है ना। और उसके बाद रेगुलरली वो आंसर राइटिंग करे। ये बात आप, अगर मैं आपका पूरा क्रक्स बताऊं तो ये आप कहना चाहते हो? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आप क्या करना चाहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज आप क्या करना चाहेंगे? सर जैसा कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैंने वहां पे देखा सर एजुकेशन में काफ़ी पीछे रह गया है, काफ़ी गैप्स हैं अगर अर्बन एरिया और रूरल एरिया को हम कंपेयर करें। तो सर एक तो मैं एजुकेशन पे काफ़ी फोकस करना चाहता हूँ कि जो ये गैप है उसको मैं फिल कर सकूँ। दूसरा सर हेल्थ केयर सेक्टर में भी प्रॉब्लम है गांव, खासकर सर गांव के एरिया में, जबकि हमारी आबादी 70% गांव में रहती है और ओवर 70% जो फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ केयर की वो अर्बन एरिया में कंसंट्रेटेड है। तो सर ये गैप्स जो हैं इसको मैं अच्छे से फिल करना चाहता हूँ। जो भी गवर्नमेंट कदम उठा रही है उसको मैं ज़मीनी स्तर पर लागू कर सकूँ। सर मेरा मुझे लगता है कि आप ये बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि जिस कमिटमेंट से आप इस परीक्षा में सफलता हासिल करके आए हो, आप इसको बहुत आगे तक लेके जाओगे और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं ताकि आप इस चीज़ को अचीव कर पाओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ आप कहना चाहेंगे व्यूवर्स को? आप अपने छोटे भाई बहनों को जो कल तैयारी करने आएंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज? सर यही है कि ये जर्नी काफ़ी लंबी भी हो सकती है और हो सकता है कई बार काफ़ी लो फेजेस भी आएँ, तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है और हमें यह सोचना है कि हम क्या सोच के इस प्रिपरेशन में आए हैं, और यदि हम जो प्रोसेस है इस एग्ज़ाम का उसको हम अच्छे से फॉलो करते हैं और जो हमारा टारगेट्स है उसको हम अगर कंप्लीट कर रहे हैं, अगर 70-80% भी कर रहे हैं और उसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो ज़रूर सफलता ज़रूर मिलेगी सर। मेरा कहना यही है। तो बेसिकली लगे रहो, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्क करोगे तो आपको किसी की मोटिवेशन डीमोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड, जस्ट मेक श्योर दैट यू डू मेक अ प्लान एंड स्टिक टू द प्लान, नो मैटर व्हाट कम्स। अगर वो प्लान पूरा हो रहा है तो भी अच्छी बात है, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो कोशिश और ज़्यादा करनी है, बट हार नहीं माननी है। तो बेसिकली अभिषेक सिर्फ एक मैसेज देना चाह रहे हैं आपको कि लगे रहो, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका ऑनेस्ट कंसिस्टेंट हार्ड वर्क वुड डेफिनेटली पे। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू, एंड विद दैट वी थैंक अभिषेक एंड वी थैंक ऑल ऑफ यू, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट, डू वर्क वेरी हार्ड। थैंक यू। चलो, ऑल द बेस्ट डियर। थैंक यू सर। Congratulations Thank you, sir. once again.